नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपके सुझाव मुझे मिल रहे हैं और यकीन मानिए कि तहे दिल से मैं उसका शुक्रिया करती हूँ और आपके दिए हुए सुझावों पर कोशिश भी करूंगी कि उसको अमल करूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगी। आज बात करते हैं मरकजवाड़ी की एक बार फिर से, क्योंकि आज एक ऐसा दिन था जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जो एमएलएस थे, जो जीते हुए एमएलएस थे, उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि चुनावी मशीन में उनका यकीन नहीं था और उन्होंने कहा कि ये चुनाव चुराया गया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से चुराया गया है और इसीलिए आज उन्होंने शपथ नहीं ली। और इसके बाद सिर्फ ये पूरी कहानी यहां तक नहीं रुकी है। अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग है काफी तेज होती जा रही है, इस हद तक कि जो विधायक हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और खबर यह आ रही है कि कल शायद शरद पवार मरकजवाड़ी जाएंगे और वहां पर इस चुनावी अभियान को शुरू करेंगे। अब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि शोलापुर जिले के जो मालशिरास विधानसभा क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शरद पवार के जो विधायक थे उत्तम जानकर, उन्होंने मरकजवाड़ी गांव में मतपत्र से मतदान कराने की मांग को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उनकी घोषणा के बाद महाराष्ट्र में कई और गांवों में इस तरीके की पहल की जा रही है और यह अलग बात है कि सरकार ने पुलिस के जरिए इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिया और उत्तम ने यह भी कहा है, उत्तम जानकर ने यह कहा है कि मतदान के आंकड़ों में भ्रम है, इसीलिए वह फैसला लेना पड़ा। अब मरकजवाड़ी के लोगों के साथ क्या हुआ, उन्होंने मॉक पोल कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस बल तैनात करके पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे पहुंचाकर वहां पे कर्फ्यू लगाया गया, मॉक पोल को कैंसिल किया गया और इतना ही नहीं, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। अब ये पूरा जो मरकजवाड़ी गांव है इसीलिए पूरे देश में ये चर्चा में आया, वरना लोग जानते नहीं थे कि इस तरीके का कोई गांव महाराष्ट्र में है। और ऐसी भी चर्चा है कि जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस बीच में ये भी खबर आ रही थी कि जो राहुल गांधी हैं वो भी मरकजवाड़ी से मतपत्र यात्रा शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनाउंसमेंट किया था कि अब चुनावी मशीनों को हटाकर बैलेट पेपर की मांग करने के अभियान को हम तेज करेंगे और बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हम शुरू करेंगे। तो कांग्रेस के सर्कल से ये खबर आ रही थी कि राहुल गांधी मरकजवाड़ी से ही इस यात्रा को शुरू करेंगे, लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा का ऐलान करते उसके पहले ही मालशिरास के नवनियुक्त विधायक उत्तम राव जानकर ने अपनी विधायकी छोड़ने की पेशकश कर दी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने विधायकी के पद से, लेकिन इस कैंपेन को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा विश्वास चुनावी मशीन्स में नहीं है। ये बात उत्तम राव जानकर की है। अब शरद पवार, जो एनसीपी शरद पवार विधायक उत्तम राव जानकर ने मीडिया से भी बात किया और उन्होंने शनिवार को यह बताया है कि शरद पवार कल यानी कि 8 दिसंबर को ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मरकजवाड़ी आएंगे और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ हारने वाला भाजपा उम्मीदवार राम सातपुते और मैं मतपत्र से मतदान कराने पर जोर दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है और जो एनसीपी शरद पवार दोनों का कैंडिडेट है, दोनों एक साथ अब इस बात को ये कह रहे हैं कि वो मतपत्र से चुनाव देने पर जोर कर रहे हैं और मैं इसके लिए विधायक पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं, ऐसा जानकर का कहना है। अगर चुनाव आयोग मतपत्र पर दोबारा मतदान की इजाजत देता है तो मैं इस्तीफा देने और दोबारा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हूं। यानी कि आप ये सोचिए कि गांव वालों में जो फीलिंग है, जो भ्रम की एक फीलिंग है, वो कितनी ज्यादा है कि वहां का चुना हुआ विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार है अगर वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अब ईवीएम के खिलाफ बलिदान देने को तैयार हूं, ये बात उत्तम राव जानकर ने कही है। अगले 15 दिनों में हम मतपत्र पर चुनाव कराकर राज्य और देश में पैदा हुए संदेह के कोहरे को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये जानकर का कहना है कि अगले 15 दिन में हम बैलेट पेपर से चुनाव कराकर पूरे राज्य में और पूरे देश में जो संदेह पैदा हुआ है उसको हम दूर करेंगे। और उसने ये भी कहा है जानकर ने कि हम चुनाव आयोग को लिख रहे हैं, उनके इस बात पर सहमत होने के बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। किसी को तो ईवीएम के खिलाफ बलिदान देना चाहिए,
मैं इसके लिए तैयार हूं। आपने आज तक शायद ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि ईवीएम की के खिलाफ प्रदर्शन के लिए नव निर्वाचित विधायक इस्तीफा देने को तैयार हो, अपना बलिदान देने को तैयार हो, क्योंकि उसको इस संदेह के जो कोहरे को छांटना है, उसको लोगों को असलियत बतानी है कि देखिए चुनावी मशीनों में किस तरीके से गड़बड़ी की जाती है। और उत्तम जानकर ने यह भी कहा कि जो लोग ईवीएम के जरिए सत्ता में आए हैं उन्हें सिर्फ 25.1% वोट मिले हैं। जिन्हें शेष मत प्राप्त हुए हैं वे पराजित हो गए हैं। यशोमती ठाकुर का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने बच्चू कडू का नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये ऐसे नाम हैं जो सदन से कभी बाहर रह ही नहीं सकते। ये बात कांग्रेस के सर्कल्स में भी समझ में आती है और लोग इसके बारे में बात कर ही रहे हैं कि ये तो बहुत सरप्राइजिंग की बात है। अगर सरप्राइज की बात है कि अगर यशोमती ठाकुर जैसी व्यक्ति अगर सदन के बाहर है तो वाकई में चुनाव में कोई गड़बड़ी है। उत्तम राव जानकर ने यह भी आरोप लगाया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1 लाख वोट डाइवर्ट किए गए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, 1 लाख वोट डाइवर्ट किया गया है। इस बात को उत्तम राव जानकर ने कहा है। हालांकि मैं जीत गया हूं लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों में भयंकर आक्रोश है, यानी कि लोग पूरे गांव के गुस्सा है इस बात से। एक गांव में मतपत्र से मतदान भी शुरू कराया गया लेकिन सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग कर इस प्रयास को विफल कर दिया। लोकतंत्र में लोगों को इनके साथ प्रयोग करने की इजाजत देनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं और राम सातपुते बैलेट पेपर पर वोट देने के लिए तैयार है। राम सातपुते आप याद करिए बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। और उत्तम राव जानकर जो कि एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट हैं, जो जीते हैं कम मार्जिन से, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। अब ये जो मरकतवाड़ी गांव में ये नई जो पूरी चुनावी लोकतंत्र की एक नई बयार वहां पर दिख रही है, ये वाकई में एक चिंगारी सी है, एक नए आंदोलन की शुरुआत है जो कि दिखाता है कि अगर लोगों को संदेह है तो लोगों के पास इतनी ताकत है कि उस चुनाव को कैंसिल कराएं, उस चुनाव के लिए डिमांड करें कि भाई हमारा चुनावी मशीनों में विश्वास नहीं है, आप हमारा चुनाव बैलेट पेपर से करवाइए। लेकिन इसकी इजाजत पुलिस बल ने नहीं दी क्योंकि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे गए थे। अमित शाह के निर्देशन में पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंचे क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र से उनको निर्देशन मिल रहा था। उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया और लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये एक गांव नहीं है। इस बीच में विक्रोली विधानसभा के शिवसेना ठाकरे पार्टी के विधायक हैं सुनील राउत, उन्होंने भी ऐसी ही घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि वह विधायक पद से इस्तीफा देकर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सुनील राउत ने कहा है, और मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं, उन्होंने क्या कहा है, जब मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 40,000 से 50,000 वोटों के अंतर से जीतने की उम्मीद थी तो मैं केवल 16,000 वोटों के अंतर से जीता हूं। ये परिणाम विक्रोली के लोगों को भी स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और मतपत्र पर वोट हो। यानी कि बैलेट पेपर्स को लेकर डिमांड इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि जो निर्वाचित जो जीते हुए विधायक हैं वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं इस शर्त पर कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराए। लेकिन चुनाव आयोग आपको लगता है कि सुनेगा? चुनाव आयोग तो अपनी पीठ थपथपाता रहता है। राजीव कुमार को देख लीजिए, राजीव कुमार कल एनडीटीवी अवार्ड्स में गए थे और एनडीटीवी अवार्ड्स में जब मैंने उनकी स्पीच सुनी तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एनडीटीवी जो कि अब अदानी ग्रुप का चैनल है, उसने उन चुनाव अधिकारियों को सम्मानित किया जो कि नीचे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जो अलग अलग टेरेन्स में जाकर मुश्किल पहाड़ियों पर जा जाकर ईवीएम्स को पहुंचाते हैं, पूरी ड्यूटी तैनात करते हैं। उनसे कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए और ना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजीव कुमार जब ऐसे बड़े मंच पर खड़े होते हैं, राजीव कुमार का एक कथन आपको पता है, अभी पिछले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव की घोषणा हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो गोल्ड स्टैंडर्ड चुनाव कराते हैं। अब गोल्ड स्टैंडर्ड चुनाव कराते हैं तो फिर ये सब संदेह कहां से आ रहा है? पुलिस बल क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? यूपी के बाई इलेक्शंस में आपने देखा कि किस तरीके से गोली और बंदूक के दम पर वहां पर लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो क्या ये चुनाव है? क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होने वाला चुनाव है? और आज राजीव कुमार के पास इसके
इन सवालों के लिए कोई जवाब नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि भाई लोग अब निंदा करने की लोगों में आदत हो गई है। जब हम जैसे लोग सोशल मीडिया पर इस सवाल को बार बार खड़ा करते हैं कि भाई अगर चुनावी मशीन में मैनिपुलेशन हुआ है, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, जो जिसको लेकर मैंने कई प्रोग्राम्स कई प्लेटफॉर्म्स पर किए हैं और लगातार इन सवालों को उठाया है कि भाई हमारे चुनावी लोकतंत्र को क्या हो गया है। जब चुनाव आयोग, रूलिंग पार्टी, पुलिस बल, ये लोग सब मिल जाएंगे और उसमें जो आरएसएस के फुट सोल्जर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, तो फिर तो एक मुट्ठी सवा लाख की सब लोग मिल गए और जैसे चाहा वैसे विपक्षी दलों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। महाराष्ट्र में वही हुआ है, एग्जैक्टली वही हुआ है। अब लोग फिर कहेंगे कि आपके पास एविडेंस कहां से है, आप सबूत कहां से लाएंगे? तो सबूत कहां से लाएंगे, लेकिन अगर संदेह है तो उन सवालों का जवाब तो दीजिए। अब राजीव कुमार उस मंच पर खड़े होकर क्या बोलते हैं, मैं उनकी स्पीच के कुछ पॉइंट्स नोट कर रही थी, तो उन्होंने खूब जमकर तारीफ की कि भाई देखिए हमारी तो बहुत छोटी सी टीम है, 500 से 600 लोगों की हमारी टीम है, और जब चुनाव आता है तो ये टीम बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाती है, यानी कि हमारी संख्या 1.5 करोड़ हो जाती है। ये तो हर चुनाव में होता है और आज से नहीं, ये तो जब से चुनावी प्रक्रिया 1952 से देश में शुरू हुई है, तो चुनावी प्रक्रिया को बनाया ही इस तरीके से गया है कि समाज के सब वर्गों को, उसमें टीचर्स हों, सबको इंक्लूड करके और तब चुनाव को संपन्न किया जाता है। तो उसकी उन्होंने तारीफ की और उसके बाद उन्होंने खास कर धन्यवाद दिया पुलिस कर्मियों का कि भाई पुलिसकर्मी हमारी मदद बहुत करते हैं। तो यहां पर अगर मैं थोड़ी सी उधेड़-बुन अगर करूं, तो क्या पुलिसकर्मियों को राजीव कुमार इसलिए धन्यवाद दे रहे थे क्योंकि पुलिसकर्मियों ने गोली के दम पर, बंदूक के दम पर, डराने धमकाने के दम पर लोगों को निकलने नहीं दिया। और ये मैं केवल महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही हूं, इसमें यूपी का बाई इलेक्शंस है, इसमें हरियाणा के चुनाव हैं, इसमें झारखंड का चुनाव है, सारे चुनाव इसमें शामिल हैं। उसके बाद राजीव कुमार क्या कहते हैं उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि आज के जमाने में प्रशंसा करने वाले लोग कम मिलते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि जैसे अलग अलग रस होते हैं, कौन कौन से रस उन्होंने गिना डाले, क्योंकि उनके पास मूल जो मुद्दे हैं ना, एनडीटीवी के एंकर्स से पूछते बना, इतने बड़े अवार्ड्स फंक्शन में उनके पास एक सवाल नहीं था कि राजीव कुमार कम से कम आप एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए। अब अदानी साहब का चैनल है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां के एंकर्स ये सवाल पूछेंगे। अगर उस एंकर ने राजीव कुमार से यह सवाल किया होता कि राजीव कुमार जी, इस समय मरकड़वाड़ी में क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं, इस समय 99% बैटरीज ईवीएम्स को उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? ना वो एक सवाल सुनाई पड़ा और ना एक जवाब राजीव कुमार का उससे रिलेटेड निकला। उल्टा उन्होंने क्या गिना डाला, अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्योंकि मैंने नोट कर लिया है। मुझे वो पॉइंट्स मेरे कान में इतने अखर रहे थे कि मैंने सोचा इसको नोट करके फिर मैं आप दर्शकों से इसको शेयर करूंगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रशंसा करने का गुण अब लोगों में कम हो गया है, जैसे कि श्रृंगार रस होता है, जैसे वीर रस होता है, जैसे करुणा रस होता है, वैसे ही एक निंदा रस हो गया है। निंदा रस यानी कि इतना सोशल मीडिया पूरा निंदा कर रहा है। अब उसमें तो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स होंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि निंदा नहीं कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। हम जनता के सवाल खड़े कर रहे हैं और जनता के मन में जो संदेह है, अगर उन सवालों को खड़े करने का मतलब निंदा है, तो फिर तो हम निंदा ही रस का मजा ले रहे हैं। जो राजीव कुमार कह रहे हैं कि भाई श्रृंगार रस, वीर रस, करुणा रस और निंदा रस, तो यानी कि निंदा रस में लोग अब मजा ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रशंसा रस को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। और उसके बाद एनडीटीवी के एंकर्स को और मैनेजमेंट को देखकर वो ये कहते हैं कि भाई आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोग प्रशंसा के इस कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखिए जो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है पूरा इलेक्शन कराना, लेकिन इंडियन वोटर बहुत रेजिलियंट है और इंडियन वोटर का जो दिमाग है वो ऐसा है कि वो अपने आप में एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, क्योंकि इंडियन वोटर को समझना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि बुलेट इसका जवाब नहीं है, बैलेट है। तो राजीव कुमार ये क्यों नहीं बता पाए कि गोलियां क्यों चल रही हैं, लोगों को डराया धमकाया क्यों जा रहा है? और राजीव कुमार का चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर बैठ जाता है और वो इन सारी चीजों पर कोई जवाब नहीं देता। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर है, वहां पर वोटिंग होती है लेकिन शहर में वोटिंग नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग, यानी कि एनडीटीवी के चैनल को वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो प्रशंसा का ये जो दौर जारी किया है उसके दीप जलते रहने चाहिए।
यानी कि गौतम अदानी के उस चैनल ने राजीव कुमार को बुलाकर अच्छा खासा एक प्रशंसा का या सम्मानित करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया। वहां से उन्होंने ये भी बिगुल बजा दिया कि भाई चुनाव आयोग की आप निंदा ना करें, आप केवल प्रशंसा करें, जैसे कि एनडीटीवी ने किया है। एनडीटीवी ने चुनाव अधिकारियों को, जो नीचे के स्तर के जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं और जो चुनाव के अधिकारी अलग अलग टेरेन्स में काम करते हैं, उनको बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि राजीव कुमार से कोई सवाल नहीं किए जाएंगे। इसका सम्मानित करने का मतलब क्या है कि हम राजीव कुमार की पीठ ठोकते रहे? हम राजीव कुमार से ये सवाल नहीं करें कि आज मरकड़वाड़ी में जो हुआ है वो क्यों हो रहा है? आज अगर विकरौली के गांव का विधायक ये कह रहा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं क्योंकि वहां पर ईवीएम्स में गड़बड़ी हुई है और हम चुनाव बैलेट पेपर से चाहते हैं, तो क्या आज राजीव कुमार से ये सवाल नहीं पूछने चाहिए? आज एनडीटीवी अवार्ड्स में एंकर्स, 2 एंकर्स थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं दोनों को जानती हूं और मैं उनके साथ काम कर चुकी हूं, लेकिन उन दोनों एंकर्स ने आज वो सवाल राजीव कुमार से क्यों नहीं पूछा? और उसका क्यों नहीं पूछा उसका जवाब है, मैं उनको भी दोष नहीं दे रही हूं, वो क्या करेंगे क्योंकि वो एनडीटीवी में काम कर रहे हैं जो गौतम अदानी का चैनल है। तो जाहिर सी बात है कि जब गौतम अदानी और राजीव कुमार ने हाथ मिला लिया है, पूरी चुनावी प्रक्रिया को महफूज कर दिया है मोदी जी के साथ, तो फिर वो सवाल थोड़ी ना पूछे जाएंगे। राजीव कुमार को केवल सम्मानित किया जाएगा। राजीव कुमार से एंकर ने यह पूछा कि आप इतनी बड़ी चुनावी एक्सरसाइज कैसे कराते हैं? फिर एक एंकर ने पूछा कि आपके पास इतनी एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी कहां से आती है? ये तो फिर उनको आश्वासन मिल गया होगा कि भाई अभी रिटायरमेंट के बाद राजीव कुमार जी को कौन सा पद मिलने वाला है, उससे उनको एनर्जी आ गई। लेकिन आज वो एंकर्स मरकड़वाड़ी को लेकर कोई सवाल नहीं पूछ पाए। आज वो ये सवाल नहीं पूछ पाए कि ऐसी चर्चा महाराष्ट्र में क्यों है कि विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार है। राजीव कुमार के पास न वो सवाल पूछा जाएगा और ना राजीव कुमार के पास जवाब होगा, क्योंकि आज तो उन्होंने निंदा रस की जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा लोग निंदा करते हैं, लोग प्रशंसा कम करते हैं। उनको ये बात को से दुख लग रहा था क्योंकि इस बात को उन्होंने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि पूरा सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए तो उसमें केवल आलोचना और निंदा ही हो रही है। तो अगर सवालों को अगर वो निंदा और आलोचना समझते हैं तो फिर तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या पारदर्शी चुनाव हमारे देश में राजीव कुमार जैसे लोग करवा सकते हैं? शायद कभी नहीं करवा सकते। उनके पास तो जवाब ही नहीं है कि मरकजवाड़ी में क्या हो रहा है या महाराष्ट्र में चुनाव की गड़बड़ियां क्यों हुई, या फिर दिल्ली की वोटर लिस्ट। आज ही मैंने कार्यक्रम किया कि देखिए दिल्ली की वोटर लिस्ट पे खुद केजरीवाल ने उसको दिखाया है कि कैसे कैसे वहां पर दिल्ली में वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम उसमें से गायब हो रहे हैं। क्या इन सवालों को क्या एंकर नहीं पूछ सकता था? राजीव कुमार क्या उस पर जवाब नहीं दे सकते थे? और शेरो शायरी के अंदाज में वो क्या बोल गए? करुणा रस, वीर रस, निंदा रस, और फिर उन्होंने क्या कहा कि प्रशंसा रस के दीप जलने चाहिए। तो प्रशंसा रस के दीप हम तो नहीं जला सकते क्योंकि हम जनता के बारे में सोच रहे हैं, हम लोकतंत्र के बारे में सोच रहे हैं, और जो लोग जनता और लोकतंत्र के बारे में सोचेंगे तो वो प्रशंसा रस की बात नहीं कर सकते। वो केवल और केवल जनता के सवालों को आगे बढ़ाएंगे, और इन्हीं सवालों का सामना करने की हिम्मत न राजीव कुमार के पास है, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, न गृह मंत्री अमित शाह के पास है, क्योंकि पूरा तंत्र इस समय संलिप्त है। और गोदी मीडिया को आज नैरेटिव किसने दिया है? एनडीटीवी अवार्ड्स ने, क्योंकि राजीव बुलाए गए थे, उनको सम्मानित किया गया, अधिकारियों को सम्मानित। मैं फिर से कह रही हूं ऑन रिकॉर्ड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है चुनाव के अधिकारियों को सम्मानित करने में, जो कि दूर दराज इलाके में जाते हैं, अपनी जान माल खतरे में डालकर वो किन किन इलाकों में जाकर चुनाव कराते हैं। मैं तहे दिल से ऐसे लोगों को सल्यूट करना चाहती हूं, लेकिन कम से कम वो सवाल राजीव कुमार से पूछा गया होता और राजीव कुमार उसका अगर जवाब देते तो वाकई में मैं एनडीटीवी अवार्ड्स के उस प्लेटफॉर्म को मैं मानती कि एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पर आज एक मुख्य चुनाव आयोग से वो सवाल किया गया और उन्होंने वो जवाब दिया। लेकिन ना सवाल पूछा गया और जवाब की तो आप छोड़ ही दीजिए, उल्टा प्रशंसा रस की गोली पिलाकर राजीव कुमार उस प्लेटफॉर्म से चले गए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता आज ये सवाल पूछ रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव का जो नतीजा है वो आज किसी के गले क्यों नहीं उतर रहा है? आज सब लोग यही कह रहे हैं, हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति महाराष्ट्र में ये कह रहा है कि महाराष्ट्र का जो नतीजा है वो बिल्कुल पब्लिक सेंटिमेंट से उलट था। तो ऐसा क्या गड़बड़ हो गया है? अब ये दायित्व ऑपोजिशन पार्टीज पर है। ऑपोजिशन पार्टीज की भी उतनी ही गलती मानी जाएगी अगर वो इस काम में कोई पहल बिना किए और इस मामले को शांत कर देते हैं। अब शरद पवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो कल मरकरवाड़ी जाएंगे और इस बैलेट पेपर के कैंपेन को शुरू करेंगे। तो देखना होगा कि अब कांग्रेस इस पर क्या करती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या करती है
और जैसा मैंने आपको बताया कि विक्रोली का जो विधायक है वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जो मरकतवाड़ी का विधायक है उत्तम राव जानकर, उसने भी कह दिया है कि भाई हम 15 दिन में देश को बता देंगे कि ये जो कोहरे के जो बादल हैं पूरे चुनावी प्रक्रिया पर, उनको हम बेनकाब कर देंगे, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि ये नतीजा नहीं था जैसा कि आया है। तो बहुत गंभीर सवाल है, और ऐसे गंभीर सवालों को आप ना पूछकर आप केवल और केवल प्रशंसा रस की बात करेंगे, तो फिर ये जर्नलिज्म हुआ नहीं, और ये वाकई में लोकतंत्र नहीं है, जहां पर आप इन सवालों को एड्रेस ही ना करें कि जनता बिलकती रहे, जनता तड़पती रहे उन सवालों से, लेकिन उन सवालों का आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो मरकतवाड़ी का जो सवाल है वो अभी जिंदा है, और महाराष्ट्र के चुनाव की जो धांधलेबाजी है उससे जुड़े हुए सारे सवाल जिंदा हैं। लेकिन गौतम अदानी के चैनल पर राजीव कुमार को इनवाइट करके, उनके सारे अधिकारियों को सम्मानित करके, आज एक तरीके से अदानी के चैनल ने राजीव कुमार को धन्यवाद दे दिया, उनको थैंक यू कह दिया कि भाई मेरे मुंबई में जो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो बच गए क्योंकि आपने बीजेपी को जितवा दिया। तो राजीव कुमार को एक तरीके से थैंक यू बोला है गौतम अदानी ने एनडीटीवी अवार्ड्स में बुलाकर। और लेकिन इस अवार्ड्स में जो जनता और लोकतंत्र से जो जुड़े हुए सवाल हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी बरकरार हैं, और उन सवालों का जवाब ना बीजेपी के पास है, ना राजीव कुमार के पास है, क्योंकि उनके पास केवल और केवल राज है। राज किसके, किस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, किस तरीके से गलत तरीके से पैसे के दम पर, ईवीएम्स के दम पर, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के दम पर किस तरह से बीजेपी को चुनाव जितवाया गया है, और बीजेपी का चुनाव जीतना अदानी के लिए कितना महत्वपूर्ण था, आज उसका एक प्रमाण हमें मिल गया, क्योंकि गौतम अदानी ने अपने चैनल पर राजीव कुमार और उनकी टीम को बुलाकर जिस तरह से सम्मानित किया है, तो मैं यही कहूंगी कि एक तरीके से गौतम अदानी ने राजीव कुमार को थैंक यू कहा है। मोदी जी तो थैंक यू कर ही देते हैं अपने विक्ट्री मार्चेस में, जब वो अपनी विक्ट्री यात्रा निकालते हैं और जब बधाई संदेश लोगों को देते हैं कि भाई देखिए आपने, धन्यवाद आपका, और आपने चुनाव को जितवाया। उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी राजीव कुमार को और चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया था। तो अब एनडीटीवी अवार्ड्स में राजीव कुमार को बुलाकर एक तरीके से गौतम अदानी के चैनल ने, या गौतम अदानी ही कहूंगी मैं, कि उन्होंने उनको थैंक यू कहा है कि तहे दिल से आपका शुक्रिया कि जैसे भी हो आपने चुनाव बीजेपी को जितवाया, और हमारा जो बिजनेस है महाराष्ट्र का और हमारे जो स्टेक्स हैं मुंबई में, उस पर आपने एक तरीके से हमारी मदद की है। और इसीलिए राजीव कुमार बार बार उस प्रशंसा रस की बात कर रहे थे कि भाई गौतम अदानी का चैनल जिस तरीके से प्रशंसा रस का दीप जला रहा है, उसी तरीके से सारे चैनल्स को दीप जलाना चाहिए। तो अभी मुझे देखना है कि ये एनडीटीवी ने राजीव कुमार को बुलाकर सम्मानित किया है, अभी और कितने गोदी मीडिया के चैनल्स हैं जो राजीव कुमार को बुलाकर थैंक यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी को जिताया है उन्होंने, और बीजेपी को जिताया है तो गौतम अदानी को जिताया है, और यानी कि जो पूरा एक नेक्सस है वो आपको दिख रहा है, चुनाव आयोग, गौतम अदानी, बीजेपी और गोदी मीडिया। अब आप देख रहे हैं सारा इस गठजोड़ को, आप समझिए कि पूरी क्रोनोलॉजी आप कैसे समझ रहे हैं। पूरा अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल में आपको गौतम अदानी का चैनल, राजीव कुमार, उनके अधिकारी, गोदी मीडिया, और ऑफ कोर्स बीजेपी और बीजेपी के लोग, तो ये सारे लोग मौजूद हैं उस प्रशंसा रस को आगे बढ़ाने के लिए जिसका जिक्र राजीव कुमार कह रहे थे। तो उनको, राजीव कुमार को तो आज थैंक यू कार्ड एक तरीके से गौतम अदानी ने दे दिया, लेकिन जनता के सवालों को कौन उनका जवाब देगा? क्या कोर्ट्स, क्या अदालतें जवाब देंगी? राजीव कुमार जवाब देंगे? कौन देगा इसका जवाब? इसका इंतजार पूरे देश को रहेगा जानने के लिए कि ये जो चुनाव का महा घोटाला है इसको कैसे एड्रेस किया जाए। ये एक बड़ी चुनौती है, और सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के देश इस समय देख रहे हैं कि हमारे देश में जो जिस चुनाव को राजीव कुमार गोल्ड स्टैंडर्ड चुनाव कहते हैं, वहां पर चुनाव का मुखौल उड़ रहा है और कैसे मजाक बन गया है यहाँ का चुनाव। इस वीडियो पर आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।